चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है आज की क्लास में। तो लास्ट 2 लेक्चर से हम बात करते आ रहे हैं फोर्सेस की। आज कंटिन्यू करेंगे उससे। तो हमने बात की थी, अगर याद हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, फिर उसके बाद न्यूटन्स सेकेंड लॉ की, और पिछली क्लास में हमने बात की थी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। न्यूटन्स थर्ड लॉ हाईली मिसअंडरस्टूड लॉ है बेटा। स्टूडेंट्स उसको डिटेल में देखते नहीं है, केवल स्टेटमेंट पढ़ के उनको लगता है कि उनको आ गया वो लॉ, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, वो एक्चुअली इनकम्प्लीट था, तो उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। तो कल की क्लास के एंड में हमने बात की थी इसके बारे में, व्हाट इज कंप्लीट न्यूटन थर्ड लॉ। क्या है कंप्लीट न्यूटन थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विथ action and reaction acting on 2 different bodies, and they must be of same nature. मतलब ए ने बी पर एक्शन लगाया, तो रिएक्शन कौन किस पर लगाएगा बेटा? बी ए पर लगाएगा। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकते। एक्शन रिएक्शन बोथ कैन नॉट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकते बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों। क्या बात समझ रहे हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction with action and reaction acting on 2 different objects. अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल ही होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता। एक्शन नॉर्मल है तो रिएक्शन भी नॉर्मल ही होगा। तो कल की क्लास के एंड में हमने ये बात की थी, इस सवाल का जवाब दिया था। क्या बेटा इस सवाल का जवाब? इज नॉर्मल फोर्स थर्ड लॉ पेयर ऑफ ग्रेविटी? नहीं, नॉर्मल इज नॉट थर्ड लॉ पेयर ऑफ ग्रेविटी। भले ही बहुत सारी सिचुएशंस में ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, बट क्या इतना इनफ है थर्ड लॉ पेयर होने के लिए? नहीं, थर्ड लॉ पेयर होने के लिए इतना इनफ नहीं है। मतलब आप कोई भी 2 फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, क्या उनको थर्ड लॉ पेयर बोल सकते हैं? नहीं। ग्रेविटी एंड नॉर्मल आर नॉट थर्ड लॉ पेयर्स, हो ही नहीं सकते। ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल इन नेचर, नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो मुझ पर लगने वाली ग्रेविटी का थर्ड लॉ पेयर किस पर लग रहा है? मुझ पर लगने वाली ग्रेविटी का थर्ड लॉ पेयर किस पर लग रहा है? एंटायर अर्थ पे। कौन लगा रहा है? मैं। मुझ पर ग्रेविटी किसने लगाई थी? एंटायर अर्थ ने। तो उसका थर्ड लॉ पेयर कौन किस पर लगाएगा? मैं लगाऊंगा एंटायर अर्थ पे। अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, तो मैं भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा हूं। समझ रहे हैं क्या? मेरे पांव पे लगने वाले नॉर्मल्स का थर्ड लॉ पेयर क्या है? मेरे पांव पर नॉर्मल किसने लगाया? मेरे जूतों के बेस पे नॉर्मल किसने लगाया? फ्लोर ने या ग्राउंड ने? अर्थ ने नहीं लगाया, फ्लोर या ग्राउंड ने। तो उसका थर्ड लॉ पेयर कौन किस पर लगा रहा है? मेरे जूते के नीचे के सोल के एटम्स ग्राउंड पे लगा रहे हैं नीचे की तरफ को। बेटा लगता है बहुत बार स्टूडेंट्स को हमें आ गया न्यूटन थर्ड लॉ, और जल्दी जल्दी में कर भी लेते हैं, ऐसे ही याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, बट बहुत डीप है और आगे अब जो हम करने वाले हैं उसमें बार बार यूज होता रहेगा लगातार। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने सीखा है, फोर्सेस को सीखा ना हमने पिछली 2 क्लासेस में। डे टू डे लाइफ में हमें 5 फोर्सेस से डील करना है इस चैप्टर में।
उनमें से पहली तीन के नाम बताइए अभी जिनकी बात करने वाले हैं हम। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ नॉर्मल एंड फोर्स ऑफ टेंशन। उसने ग्रेविटी कैसे नेचर की है? ग्रेविटेशनल। नॉर्मल और टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नॉर्मल रिपल्सिव, टेंशन अट्रैक्टिव। ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, m इंटू जी। डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्टिंग, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस गोइंग इनसाइड द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है। टेंशन का मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्टिंग, डायरेक्शन along the string away from the body, away from the system। चलिए, तो एनएलएम की प्रॉब्लम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक हम यूज करेंगे उसका नाम है टेक्निक ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें न्यूटन्स लॉ लिखना होगा, न्यूटन्स लॉ लिखने से पहले हमें उस पर लगने वाली फोर्सेस का एनालिसिस करना होगा कि भाई उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, किस तरफ लग रही हैं, कितनी लग रही हैं, ये सब एनालिसिस हमें करना होगा बेटा सबसे पहले। तो उसी एनालिसिस की टेक्निक का नाम क्या है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? सिंपल सी टेक्निक है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट का न्यूटन्स लॉ हमें लिखना है, जिस भी ऑब्जेक्ट का न्यूटन्स लॉ हमें लिखना है, उस ऑब्जेक्ट को हम एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे? उसको एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी फोर्सेस उस सिंगल पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारी फोर्सेस की टेल उस पॉइंट पे होनी चाहिए। टेल और हेड जानते हैं ना, एरो वेक्टर है हमारा फोर्स, एरो की टेल होगी, एरो की हेड होगा। तो हमको ऐसे प्लेसिंग करनी है, इस तरीके से डायग्राम बनाना है कि सारे फोर्सेस की क्या टेल उस पॉइंट पे। सीधे सीधे डायग्राम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा डायग्राम बनाने में। तो भाई ये मेरा एक दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम है। अभी थोड़ी देर के लिए कुछ क्लासेस के लिए फ्रिक्शन को भूल जाइए, फ्रिक्शन नहीं है अभी। फ्रिक्शन वरना क्या करता है, जमीन फ्रिक्शन लगाती है ना, जमीन उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है, बट थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, फ्रिक्शन नहीं है, भूल जाइए फ्रिक्शन को थोड़ी देर के लिए। स्मूथ सरफेस है। बात करेंगे हम फ्रिक्शन की डिटेल में, बट उससे पहले बिना फ्रिक्शन के बात करेंगे। तो भाई ये दो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, इस वाले ब्लॉक का मास है कैपिटल एम और इस वाले ब्लॉक का मास है स्मॉल एम, दिख रहा है? मुझे बताइए बेटा, कैपिटल एम पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? कैपिटल एम पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल लग रही है, लग रही है? ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है? किस तरफ लग रही है ग्रेविटी की फोर्स? वो डाउनवर्ड। कितना मैग्नीट्यूड? कैपिटल एम जी। और कौन सी फोर्स लग रही है कैपिटल एम पे? नॉर्मल। किससे नॉर्मल? कौन लगा रहा है वो नॉर्मल? ग्राउंड, जमीन से लगने वाला नॉर्मल। किस तरफ लग रहा है जमीन से लगने वाला नॉर्मल? वर्टिकली अपवर्ड। उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, कैपिटल एन लिख देता हूं केवल, नॉर्मल। बस क्या यही दो फोर्सेस लग रही हैं कैपिटल एम पे? नहीं, हम भी एक फोर्स लगा रहे हैं। हम मतलब एक्सटर्नल एजेंट है, कोई धक्का दे रहा है कैपिटल एम मास के ब्लॉक को, राइट साइड को, तो हमने भी फोर्स लगाई है कैपिटल एफ। ठीक हो गया, खत्म। क्या तीन ही फोर्सेस लग रही हैं कैपिटल एम पे?
कैपिटल एम पे क्या तीन ही फोर्सेस लग रही हैं या कोई और फोर्स भी है? हाँ, छोटा एम, छोटा एम कैपिटल एम पे, छोटा एम बड़े एम पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? कौन सी फोर्स लगाएगा? हाँ, नाम बोलिए। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो टाइप हुआ, नाम बोलिए फोर्स का। अभी अभी तीन ही है आपके पास, अभी ग्रेविटी है, नॉर्मल है और टेंशन है, बाद में स्प्रिंग और फ्रिक्शन आएगा। अभी तीन में से कौन सी? नॉर्मल ना। क्यों भाई? क्योंकि जब आपने कैपिटल एफ लगाई राइट साइड को तो कैपिटल एम स्मॉल एम के अंदर घुसना चाहता है ना, बट स्मॉल एम उसको अपने अंदर घुसने नहीं देगा। रिपेल करेंगे स्मॉल एम के मॉलिक्यूल्स कैपिटल एम को, रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्या बोलते हैं हम इस रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को? नॉर्मल। तो किस तरफ लगने वाला बेटा नॉर्मल कैपिटल एम पे? लेफ्ट साइड। लगेगा ना नॉर्मल लेफ्ट साइड को? ये समझे क्या? इसको बोल देता हूं N1। ये जमीन से लगने वाला नॉर्मल था NG, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल कितनी फोर्सेस लगी अकेले कैपिटल एम पे? अकेले कैपिटल एम पे काउंट करिए नंबर ऑफ फोर्सेस। 4। दिख रही हैं चारों? दिख रही हैं? तो बेटा कैपिटल एम का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको अब मैं आगे से शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा? FBD। बार बार अब फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा आगे से? FBD। कैपिटल एम का अगर मुझे FBD ड्रॉ करना है, ये था ना कैपिटल एम, कैपिटल एम जी नीचे, N1 ऊपर, सॉरी इसने N1 बोला उसको, NG बोल देता हूं मैं इसको, NG ऊपर, कैपिटल एफ राइट को और N1 लेफ्ट को, ठीक है ना। तो बेटा हम जब FBD ड्रॉ करेंगे ना तो क्या करेंगे, हम इस कैपिटल एम का FBD मुझे ड्रॉ करना है तो कैपिटल एम को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दूंगा। एंटायर कैपिटल एम को किससे रिप्लेस कर दूंगा? एक सिंगल पॉइंट से। और फोर्सेस, अब ये इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस ऐसे ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, इस सारी फोर्सेस की टेल ओरिजिन पे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके हमको कंपोनेंट में ब्रेक करना है फोर्सेस, और कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं? याद है? वेक्टर्स, पैरेललोग्राम। इसलिए इस तरीके से प्लेसिंग करना बहुत जरूरी है कि भाई कैपिटल एम जी को ऐसे दिखाऊंगा, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड को ऐसे दिखाऊंगा, एफ को ऐसे नहीं दिखाऊंगा, एफ को ऐसे नहीं दिखाऊंगा, दिखा सकता हूं ना ऐसे, कोई गलती नहीं है उसमें, बट ऐसे नहीं दिखाऊंगा। कैपिटल एफ को ऐसे दिखाऊंगा और N1 को ऐसे दिखाऊंगा। दिख रहा है बेटा? किसका एफबीडी ड्रॉ करके दिखाया मैंने आपको? ये कैपिटल एम का एफबीडी ड्रॉ करके दिखाया। अब ड्रॉ करते हैं किसका एफबीडी? स्मॉल एम का। तो एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ट्रिक है कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं मेरे गिवन ऑब्जेक्ट पे। तो उसके लिए क्या करिए ना, जो जिस भी ऑब्जेक्ट पर आपको फोर्सेस पता लगानी है तो क्या करिए, जैसे स्मॉल एम पे पता लगानी है तो स्मॉल एम के आसपास एक बाउंड्री इमेजिन करिए। ड्रॉ मत करिए, इमेजिन करिए केवल, और देखिए वो बाउंड्री कितनी जगह पे कट हो रही है, कितनी जगह कट हो रही है बाउंड्री। ये तो हवा है, हवा हवा यहां कट हुई और यहां कट हुई, कितनी जगह कट हो रही है बाउंड्री? 2 जगह। तो 2 जगह से कांटेक्ट फोर्स लग सकती है, और कांटेक्ट फोर्स हमारी यहाँ पे नॉर्मल है, तो कितनी जगह से नॉर्मल लग सकता है इस पे? 2 जगह से। और नॉर्मल हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? इनसाइड। तो जमीन वाला नॉर्मल किस तरफ लगेगा? ऊपर। कैपिटल एम से स्मॉल एम पे लगने वाला नॉर्मल राइट साइड को। तो ग्रेविटी, खुद की ग्रेविटी किस तरफ?
नीचे स्मॉल एम ना, स्मॉल एम जी, जमीन से लगने वाला नॉर्मल ऊपर, एन जी डैश बोल देता हूं इसको, एन जी डैश बोल देता हूं। और ये था N12, N12, इसको N12 बोल रहा हूं, इसको मास 1 बोल रहा हूं, इसको मास 2 बोल रहा हूं। तो ये था नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, वो 2 के इनसाइड लगेगा। इनमें क्या रिलेशन है, व्हाट आर दीज टू फोर्सेस, N12 एंड N21, N12 और N21 क्या है, these are third law pairs ना, these are action reaction pair। अभी तो बोला व्हाट आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ए ने बी पर एक्शन लगाया तो बी ए पर रिएक्शन लगाएगा। अच्छा कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है कौन पहले लग रहा है कौन बाद में, कोई पहले नहीं है कोई बाद में नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं बेटा, एक्शन रिएक्शन। भले बोलने में मैं एक्शन पहले बोल रहा हूं और रिएक्शन बाद में बोल रहा हूं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक्शन लगेगा उसी के बाद रिएक्शन लगेगा, बात पहले का नहीं है, यहाँ पहले या बाद की बात, दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं। गाल से हाथ का कांटेक्ट हुआ तो हाथ ने गाल पे फोर्स लगाई या गाल ने हाथ पे फोर्स लगाई, पहले किसने किस पर फोर्स लगाई, दोनों ने एक साथ फोर्स लगाई। जब कांटेक्ट हुआ तो गाल और हाथ के बीच फोर्स लगनी चालू हुई तो हाथ ने गाल पर भी लगाई और गाल ने हाथ पर भी लगाई, कोई पहले नहीं कोई बाद में नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर साइमल्टेनियसली लगेंगे। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब समझता है बेटा, एक साथ लगेंगे, एक ही टाइम पे लगेंगे, कोई पहले नहीं कोई बाद में नहीं, समझ रहे हैं। तो क्या है ये N12 और N21 बेटा, व्हाट आर दीज N12 एंड N21, क्या है, थर्ड लॉ पेयर, दे आर थर्ड लॉ पेयर, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं उनको, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या बोलते हैं उनको, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जल्दी से इसका एफबीडी ड्रॉ कर देंगे बेटा मेरे लिए, कितने कितने एरोज नजर आएंगे इसके एफबीडी में, 3, और ड्रॉ ऐसे करेंगे कि स्मॉल एम को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दिया मैंने, स्मॉल एम जी किस डायरेक्शन में दिखाऊं, डाउनवर्ड, और कैसे दिखाऊंगा डाउनवर्ड, उसकी टेल यहां पर होनी चाहिए, जमीन से लगने वाला नॉर्मल किस तरफ, ऊपर, एन जी डैश, और एक और एरो बचा N21, N21 राइट साइड को, टेल यहां रखूंगा उसकी, देख रहे हैं एफबीडी, देख रहे हैं एफबीडी, एफबीडी देख रहे हैं दोनों का। अब मुझे एक और एफबीडी ड्रॉ करना है, इसी में एक और एफबीडी में ड्रॉ कर सकता हूं, वो है दोनों का मिला के एफबीडी, मतलब ये सिस्टम ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया मैंने बेटा बाउंड्री, इस बार मेरे सिस्टम में कैपिटल एन भी इंक्लूडेड है और स्मॉल एम भी इंक्लूड है, कर सकता हूं क्या ऐसा सिस्टम, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर इस सिस्टम को देखें बेटा, ये बाउंड्री यहां पे कट हो रही है और यहां कट हो रही है, देख रहे हैं क्या, मात्र 2 जगह कट हो रही है, तो इस पर कांटेक्ट फोर्सेस 2 ही लग सकती हैं इस सिस्टम पे, कांटेक्ट फोर्स एक ग्राउंड से लगेगी, एक हम जो लगा रहे हैं, हम भी तो कांटेक्ट कर रहे हैं ना उससे, बाकी नॉन कांटेक्ट तो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी को किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, आप छत से कूदेंगे तो आपका किसी से कांटेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी ग्रेविटी लगेगी ना आप पे, और ग्रेविटी आपको नीचे ले जाएगी और जमीन से टकरा देगी, ग्रेविटी को किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। बताइए कितने एरोज नजर आने चाहिए इसके एफबीडी में, 3,
तो इस बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम सिस्टम का एफबीडी। बोलिए ग्रेविटी कितनी दिखाऊं इस सिस्टम पे? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, दोनों का मिला के मास होगा ना, तो ग्रेविटी कितनी लिखूं बेटा? बोलिए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। नॉर्मल किस तरफ? ऊपर। नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड प्लस नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड ऑन सेकेंड, दोनों पे लगने वाला नॉर्मल का एडिशन हो जाएगा ये। एंड एक और एरो किस तरफ होना चाहिए? वो एरो राइट साइड को, तो टेल यहां रखूंगा और वो एरो कितने मैग्नीट्यूड का, कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स है वो? अब सबसे मजे की बात देखिए जो सीखनी है हमको। अकेले कैपिटल एम का एफवीडी जो ड्रॉ किया और अकेले स्मॉल एम का एफवीडी जो ड्रॉ किया और कंबाइंड कैपिटल एम और स्मॉल एम का एफवीडी जब ड्रॉ किया, तो क्या डिफरेंस आ गया? क्या नजर नहीं आ रहा है? कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो एक्शन रिएक्शन पेयर थे वो यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलते हैं उनको? इंटरनल फोर्सेस। क्या होती है इंटरनल फोर्सेस? अगर मैं कोई सिस्टम इमेजिन कर रहा हूं तो सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल फोर्सेस। ये N12 अकेले कैपिटल एम के लिए N12 एक्सटर्नल फोर्स है, अकेले स्मॉल एम के लिए N21 एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन दोनों के कंबाइंड के लिए ये वाला नॉर्मल क्या है? इंटरनल फोर्स है। समझेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल को भी समझेंगे बेटा अब हम। व्हाट आर एक्सटर्नल फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है जिस भी सिस्टम को हम देख रहे हैं उस सिस्टम के बाहर के पार्टिकल्स अगर धक्का लगाएं तो उन धक्कों को क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। और इंटरनल फोर्सेस क्या होंगी? जो भी सिस्टम हम देख रहे हैं उसके उस सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पर जो धक्का लगाएंगी उनको क्या बोला जाएगा? इंटरनल फोर्स। और एफबीडी में हमको केवल कौन सी फोर्सेस नजर आएंगी? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्सेस नजर नहीं आएंगी? इंटरनल फोर्स। देख रहे हैं क्या? अकेले कैपिटल एम के लिए N12 एक्सटर्नल था, अकेले स्मॉल एम के लिए N21 एक्सटर्नल था, लेकिन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कंबाइंड के लिए N12 और N21 कैसी फोर्सेस है बेटा? इंटरनल। थर्ड लॉ पेयर, तो वो हमें उसके एफबीडी में नजर नहीं आएगी। ठीक है, लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें एफबीडी के लिए। पहली बात, टेल्स ऑफ ऑल द फोर्सेस should be at tails of all the forces should be at tails of all the forces should be at the point imagined। एक पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं ना बेटा हम, तो उस इमेजिन्ड पॉइंट पे सारी फोर्सेस की टेल होनी चाहिए। टेल्स ऑफ ऑल द फोर्सेस should be at the point imagined। Tails of all the forces should be at the point imagined। बात समझ में आई सबको? बोले बेटा। हाँ हाँ, क्या? हाँ उस साइड से लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। हाँ क्योंकि हमको टेल रखनी थी ओरिजिन पे, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता? कर सकता हूं, तो कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? उसकी इंपॉर्टेंस आगे जाके समझ में आएगी। मुझे सारी फोर्सेस की क्या चाहिए? टेल चाहिए उस पॉइंट पे। फालतू में नहीं कर रहे हैं ना हम, वो किसी रीजन से कर रहे हैं बेटा, उसका इस्तेमाल होगा ना आगे जाके, हमें सहूलियत होती है उससे, आसानी होती है उससे, इसलिए सबकी टेल को ओरिजिन पे रखना। ठीक है, सारी फोर्स की टेल को। पहली बात लिखी। दूसरी बात क्या है? ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस विल अपीयर इन एफबीडी। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस विल अपीयर इन एफबीडी। केवल कैसी फोर्सेस दिखेंगे बेटा एफबीडी में?
केवल कैसी फोर्सेस दिखेंगी? एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस एफबीडी में नजर नहीं आएंगी। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस विल अपीयर इन एफबीडी। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस विल अपीयर इन एफबीडी। केवल एक्सटर्नल फोर्सेस दिखेंगी बेटा एफबीडी में। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस विल अपीयर इन एफबीडी। समझे क्या? समझे क्या? केवल एक्सटर्नल फोर्सेस दिखेंगी एफबीडी में, इंटरनल फोर्सेस नजर नहीं आएंगी। पढ़ो आगे। नौ। तो हमें पहले टाइप की प्रॉब्लम जो डील करनी है बेटा यहाँ एनएलएम में, दोज आर स्टैटिक प्रॉब्लम्स और इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स की खासियत ये होगी कि इसमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम होगा वो हिल नहीं रहा होगा, वो लगातार स्टेशनरी होगा, वो लगातार रुका हुआ होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक वर्ड मतलब समझते हैं? स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो पहले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं सॉल्विंग स्टैटिक और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारी, इट विल बी स्टेशनरी, इट विल नॉट बी मूविंग। और अगर कोई चीज रुकी हुई है लगातार, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी जीरो है, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा उसका, इसका मतलब उस पर लगने वाली नेट फोर्स भी क्या है? जीरो होगी ना। तो अब हम एनएलएम लगाएंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ भी लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है लगातार, तो उस पर लगने वाली, उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स भी क्या होनी चाहिए बेटा? इस बात को हमें कैसे अप्लाई करना है सवालों में, वो आज हम सीखेंगे। तो स्टेप्स है बेटा, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग स्टैटिक और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जिस ऑर्डर में बोला जा रहा है उसी ऑर्डर में, सीधे आखिरी स्टेप पे नहीं कूदेंगे। जिस ऑर्डर में बोला जा रहा है उसी ऑर्डर में फॉलो करना है बेटा। शुरू करें। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 और सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप, सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप, स्टेप नंबर 1। नहीं, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द सिस्टम on which NLM will be applied। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑन विच NLM will be applied। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑन विच NLM will be applied। और ये स्टेप बहुत बार स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है बेटा। और एक ही सवाल में जरूरी नहीं हमारा एक ही सिस्टम से काम चल जाएगा। हो सकता है एक ही सवाल में हमको पहले एक सिस्टम चूज करना पड़े, उस पर एनएलएम लिखना पड़े, फिर दूसरा सिस्टम चूज करके उस पर एनएलएम लिखना पड़े। बिल्कुल हो सकता है। और ये क्या सिस्टम चूज करना है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ये केवल हमें एक्सपीरियंस से पता चलेगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे हमको आइडिया आता रहेगा कि हमें क्या सिस्टम चूज करना बेस्ट है। ये कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही सवाल में आपके पास 4-5 चॉइसेस होंगी सिस्टम की, बट क्या सिस्टम चूज करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछना चाह रहा है वो सवाल में, उस पर डिपेंड करेगा सिस्टम की चॉइस बेटा। तो पहला स्टेप क्या हमारा, पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑन विच एनएलएम विल बी अप्लाइड। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई the external forces, identify the external forces
acting on system. Identify the external forces acting on system and draw its FBD if required. If required क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा कभी कभी हम बिना FBD के भी आगे बढ़ जाएंगे. FBD बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत बार हमको. FBD बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है जब सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अगर 2-3 ही फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा. अगर 7-8 फोर्सेस इन्वॉल्व होने लग गई तो फिर सवाल क्या होने लगेगा? या 5-6 फोर्सेस इन्वॉल्व होने लग गई तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तब हम FBD की मदद लेने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वरना हौच पौच हो जाएगा बहुत ज्यादा. तब हमें FBD हेल्प करेगा चीजों को इजीली या आसानी से सॉल्व करने में. तो दूसरा स्टेप ये है बेटा. तीसरा स्टेप आइडेंटिफाई अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आइडेंटिफाई अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम. Identify a proper coordinate system. Identify a proper coordinate system and break components of forces along coordinate system, along coordinate axis. Identify a proper coordinate system and break component of forces along coordinate axis. मतलब क्या है इस बात का? अगर मैंने ये x डायरेक्शन चूज की और ये y डायरेक्शन चूज की तो कोई फोर्स लग रही होगी. अगर वो x में ही लग रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो y में ही लग रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन टेढ़ी फोर्सेस भी होंगी, हो सकती है ना. अगर टेढ़ी फोर्सेस होंगी तो उनको सीधा करेंगे. कैसे सीधा करेंगे टेढ़ी फोर्सेस को? कंपोनेंट्स में ब्रेक करके. सीखा है हमने वेक्टर में, याद है? तो उसका यूज करेंगे बेटा यहां पर तीसरे स्टेप में. एंड चौथा एंड फाइनल स्टेप. चौथा स्टेप सिंपल है. इफ सिस्टम इज इन स्टैटिक और इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक्स डायरेक्शन में अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस. वाई डायरेक्शन में अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव वाई डायरेक्शन की फोर्सेस. जेड डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम में है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की फोर्सेस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की फोर्स, नेगेटिव जेड डायरेक्शन की फोर्स. मतलब फोर्सेस ऑन एनी वन साइड ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस should be equal to forces on opposite side of the same coordinate axis. समझ रहे हैं? होना पड़ेगा ना, तभी तो नेट फोर्स क्या होगी उस पे? 0. तभी वो चीज की किस कंडीशन पे होगी? इक्विलिब्रियम पे. तभी वो स्टैटिक कंडीशन में होगी बेटा. समझ रहे हैं क्या? तो फोर्थ है बैलेंस forces on one side. Balance forces on one side of coordinate axis. Balance forces on one side of coordinate axis. Balance forces on one side of coordinate axis with forces on opposite side. With forces on opposite side of same coordinate axis. Same coordinate axis. लेफ्ट की फोर्सेस को राइट की फोर्सेस से इक्वेट करूंगा, अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड फोर्सेस से इक्वेट करूंगा.
आगे की फोर्सेस को पीछे की फोर्सेस से इक्वेट करूंगा। सिंपल सी बात है, ये समझ में आई बेटा बात? तो आगे से हम ये 4 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे बेटा, एक के बाद एक के बाद एक। सीधे चौथे पे नहीं कूदेंगे या सीधे तीसरे पे नहीं कूदेंगे, एक के बाद एक फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सिंपल से 4 स्टेप हैं, तो सीधे इनकी सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ये अभी नहीं, ये डायनेमिक्स का सवाल है, ये भी डायनेमिक्स का सवाल है, ये भी डायनेमिक्स का सवाल है, इस पे आते हैं। ये स्टैटिक का क्वेश्चन उनको करेंगे हम, वो डायनेमिक्स के सवाल है, पहले उनमें चीजें मूव कर रही हैं। पहले आइए इस सवाल पे, दिख रहा है ये सवाल? दिख रहा है बेटा नोट्स में सवाल? एक 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं और एक रस्सियों से कनेक्टेड है वो। अच्छा, रस्सियां हमें नजर आएंगी बेटा बहुत बार। अब 2 चीजें हैं बेटा, स्ट्रिंग है और रोप है। ये 2 वर्ड्स हमें सवालों में भी नजर आएंगे, स्ट्रिंग और रोप। स्ट्रिंग मतलब धागा, धागा समझते हैं, और रोप मतलब रस्सी, रस्सी समझते हैं। क्या अंतर होता है धागे और रस्सी में? मास का अंतर होता है। धागा बहुत पतला और बहुत कम मास का होता है, रस्सी मोटी और ज्यादा मास की होती है, पता है ना? तो स्ट्रिंग आएगी जब सवालों में बेटा, तो स्ट्रिंग को हम वी विल एज्यूम इट टू बी मासलेस। क्या कोई भी चीज मासलेस होती है? नहीं होती, बट हम उसे मासलेस मान लेंगे। स्ट्रिंग को क्या मान लेंगे बेटा हम? मासलेस। क्या होती है कोई चीज मासलेस? धागे का भी कुछ तो मास होगा, बट वो मास इतना कम है कि हम उसको क्या कर दे रहे हैं? नेग्लेक्ट। लेकिन अगर सवाल में रोप आई तो उसको मासलेस नहीं मान पाएंगे। रोप विल हैव मास, विल हैव मास, ठीक है? रोप विल हैव मास, ठीक है? नाउ मासलेस स्ट्रिंग की कुछ खासियतें, बल्कि किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट की कोई खासियत। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, इमेजिन करिए ये स्ट्रिंग है बेटा, ये स्ट्रिंग है, धागा है, मास नेग्लिजिबल है उसका। आप इस धागे को पकड़ के लेफ्ट खींच रहे हैं, इस जगह पे एफ से खींच रहे हैं लेफ्ट साइड को, ठीक है? F1 से खींच रहे हैं लेफ्ट साइड को, और इसी धागे को आपका दोस्त F2 से खींच रहा है राइट साइड को। आप इसको खींच रहे हैं F1 से लेफ्ट साइड को, आपका दोस्त इसी धागे को F2 से खींच रहा है राइट साइड को, ठीक है? तो क्या होगा अगर F1 F2 अलग अलग हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे F2 बड़ा है F1 से, तो ये धागा किस तरफ भागने लगेगा? राइट साइड को। मान लेते हैं ए एक्सलेशन से। So according to Newton's law, force should be equal to mass into acceleration. F2 को पॉजिटिव मानूंगा तो F1 क्या होगा? नेगेटिव। तो न्यूटन लॉ हो जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू ma। तो एक्सलेशन हो गया F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई m। बट अगर m 0 को टेंड कर रहा है, मतलब मासलेस है, मतलब बहुत कम मास है, डिनोमिनेटर में 0 आया, तो एक इसको टेंड करने लगेगा इंफिनिटी, सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0, जैसे 6 अपॉन 0, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। बट इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो भाई अगर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या पॉसिबल होगा?
अगर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं है बट मास तो जीरो है, तो मास जीरो है अगर, तो जीरो इंटू एनीथिंग फाइनाइट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब F2 माइनस F1 शुड बी इक्वल टू जीरो, या F2 शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? तो भाई ये अगर रस्सी है, ये अगर रस्सी है, इस पे F1 फोर्स लग रही है और F2 फोर्स लग रही है, तो F1 F2 अलग हो ही नहीं सकते। F1 और F2 को दोनों को बराबर होना पड़ेगा, जरूरी है। क्योंकि अगर F1 F2 अलग अलग हो गए तो इस मासलेस ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक्सप्रेशन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब मासलेस ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लेफ्ट को लग रही है उतनी फोर्स राइट को भी लगनी पड़ेगी, ताकि नेट फोर्स मासलेस ऑब्जेक्ट पे क्या हो? जीरो। आगे से ध्यान रखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन मासलेस ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स ऑन मासलेस ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स ऑन मासलेस ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी जीरो। और इसी का एक रिजल्ट है, इसी का एक रिजल्ट है, नेट फोर्स ऑन मासलेस ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। इसी का रिजल्ट है बेटा कि अगर ये फोर्स F1 है, ये F के बराबर है, तो इसको भी F के बराबर होना जरूरी है ना? जरूरी है। तो अगर रस्सी के किसी जगह पे अगर मैं इमेजिनरी कट मारूं और इतने रस्सी के पोर्शन को इमेजिन करूं, ध्यान से देखेंगे, ये लेफ्ट पोर्शन को इमेजिन करूं, तो F1 लेफ्ट को लग रही है उस पर फोर्स, रस्सी टाइट होगी ना, रस्सी टाइट होगी, रस्सी के मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप हम बढ़ा दे रहे हैं, तो रस्सी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस टेंशन की फोर्स। तो बेटा ये जो पार्टिकल है उसको उसके राइट वाला पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा उसको? अट्रैक्ट। तो ये लग रही होगी टेंशन, मान लेते हैं टी। तो बेटा टी और एफ में क्या रिलेशन होना पड़ेगा? क्योंकि ये भी तो मासलेस है, ये अरे भाई पूरा मासलेस है तो पोर्शन भी तो मासलेस है, तो इस पर भी नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। तो टी और एफ में क्या रिलेशन होगा? इक्वल होने पड़ेंगे। अगर कोई और पोर्शन इमेजिन करता, मैं कर सकता था, ये पोर्शन इमेजिन किया, इस पे भी एफ लेफ्ट को लग रहा है, और ये फॉर एग्जांपल टी डैश, भाई पूरा मासलेस था तो ये भी मासलेस है, ये भी मासलेस है, तो टी डैश और एफ में भी क्या रिलेशन होगा? ये भी इक्वल होंगे। मतलब टी मस्ट बी इक्वल टू एफ, टी डैश मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू एफ। इसका मतलब है रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या है? सेम। रस्सी का हर पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल को टी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बगल वाला पार्टिकल भी उसको टी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, बगल के बगल वाला पार्टिकल अपने बगल वाले को टी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में, हाँ रोप में नहीं, इसमें स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग और रोप में क्या अंतर है? स्ट्रिंग इज मासलेस, रोप इज नॉट massless. So tension throughout a massless string must be constant. Tension throughout a massless string must be constant. और दूसरी बात, when a force is directly applied on the string, then tension in the string becomes equal to that force. जैसे यहां F लगाई थी डायरेक्टली, तो टेंशन किसके बराबर होगी? F के ही बराबर होगी। तो दो बातें बेटा टेंशन के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में दो बातें। पहली बात, टेंशन थ्रू आउट अ मासलेस स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। दूसरी बात, व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग देन टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब आप धागे पर जितनी भी फोर्स लगाएंगे
पूरे धागे में हर जगह टेंशन कितनी हो जाएगी, उसी फोर्स के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं? दोनों बातें नोट करेंगे। पहली बात, टेंशन throughout the string, tension throughout the string is constant. Tension throughout the string is constant. Tension throughout the string is constant. और दूसरी बात, when force is directly applied on string, when force is directly applied on string, when a force is directly applied on string, then tension in string is equal to that force. Then tension in string is equal to that force. तो अगर स्टैटिक का ये इजी था क्वेश्चन कर लें तो जल्दी से बता देंगे आंसर। यहाँ क्या है, 3 ब्लॉक्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास है m3 kg, m1 kg, m2 kg, m3 kg। ये पहली रस्सी है, रस्सी नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3, तीनों स्ट्रिंग मासलेस है। स्ट्रिंग नंबर 3 छत पे फिक्स्ड है। थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाइए। अब ये सिस्टम स्टैटिक है या मूव कर रहा होगा? स्टैटिक रहने वाला है, रुके रहने वाला है, रहेगा नहीं रहेगा? m1 भी रुका रहेगा, m2 भी रुका रहेगा, m3 भी रुका रहेगा। जल्दी से मुझे t1 की वैल्यू बता दीजिए। तो t1 की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो मुझे किसको सिस्टम चूज करना चाहिए? पहला स्टेप, चॉइस ऑफ सिस्टम, आइडेंटिफाई ए सिस्टम। तो अगर t1 पता लगाना है, किसको सिस्टम चूज करना चाहिए? अकेले m1 को। अकेले m1 के आसपास बाउंड्री इमेजिन करिए, तो वो इस जगह कट हो रही है, एक ही जगह कट हो रही है बेटा, तो उस पर एक ही कांटेक्ट फोर्स है। और वो कांटेक्ट फोर्स अभी नॉर्मल है या टेंशन है? टेंशन है। वो रस्सी है ना, सरफेस नहीं है, कांटेक्ट सरफेस नहीं है ना, यहाँ स्ट्रिंग है। किस तरफ लगेगी t1? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये लगेगी बेटा t1। और कोई फोर्स लग रही है इस पे? हाँ, नॉन कांटेक्ट। कौन सी? ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट लग रही है ना, m1g। t1 की वैल्यू कोई बता देगा जल्दी से? m1g। t1 m1g के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक है, चीजें रुकी हुई है, तो फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए बेटा। तो पहला आ गया t1 इज इक्वल टू m1g। अब मुझे t2 भी निकालना है बेटा। t2 ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन है, और क्या है, यहां टेंशन t1 है, तो मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग में भी टेंशन t1 होगी, टॉप ऑफ द स्ट्रिंग में भी टेंशन t1 होगी। बट क्या इसमें भी टेंशन t1 होगी? नहीं, ये अलग रस्सी है ना, ये रस्सी नंबर 1, ये रस्सी नंबर 2 ना। रस्सी बदली तो टेंशन बदल जाएगी ना, बदल सकती है। अब मुझे t2 पता लगाना है, कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएगा t2 पता लगाने के लिए मुझे सिस्टम क्या चूज करना चाहिए? m1 प्लस m2 या अकेला m2? अकेला m2 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, बट करूंगा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर सिस्टम है मेरे पास, एंड इट इज m1 प्लस m2। क्यों भाई, m2 क्यों बेटर नहीं है और m1 प्लस m2 क्यों बेटर है? अगर आप अकेले m2 को इमेजिन करते बेटा, अकेले m2 को इमेजिन करते, कितनी कांटेक्ट फोर्सेस? दो जगह बाउंड्री कट हो रही है m2 के अराउंड। ये टेंशन किस तरफ लगती? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, याद है? तो m2 से अवे, तो ये टेंशन लगती है ऐसे, मैग्नीट्यूड उसका t1 होता। और ये टेंशन किस तरफ लगती? अपवर्ड, मैग्नीट्यूड उसका t2 होता। और खुद की ग्रेविटी तो अभी भी लग रही है नीचे, क्या? m2g।
तो टोटल कितनी फोर्सेस है अकेले M2 पे? 3। 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट, और इक्विलिब्रियम पे है वो भी रुका हुआ है, तो उसका न्यूटन लॉ अकेले M2 का लिखता तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। ऊपर की फोर्स कितनी है? T2 मस्ट बी इक्वल टू T1 प्लस M2G, और T1 मुझे पहले से पता चल चुका है, T1 पहले से कितना है बेटा? M1G। तो T2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? M1 प्लस M2G। बट अगर आप सिस्टम बेटर चूज करते तो आपको इससे थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती, और बेटर सिस्टम यहां पर अकेले M2 की जगह क्या चूज करना बेटर रहेगा? M1 प्लस M2। क्यों भाई, क्यों बेटर रहेगा M1 प्लस M2? क्योंकि M1 प्लस M2 सिस्टम के आसपास बाउंड्री इमेजिन करिए, वो एक ही जगह कट हो रही है, मतलब एकमात्र कॉन्टैक्ट फोर्स है इस पे T2, और ग्रेविटी कितनी है सिस्टम की? M1 प्लस M2G। यहां से आपको डायरेक्टली नजर आ जाएगा कि T2 मस्ट बी इक्वल टू M1 प्लस M2G। दिखा बेटा सबको? दिखा क्या? तो अकेला M2 सिस्टम चूज कर सकता था या नहीं? कर तो सकता था, पर ज्यादा बेटर सिस्टम क्या था बेटा? ज्यादा बेटर सिस्टम क्या था? M1 प्लस M2 सिस्टम ज्यादा बेटर सिस्टम था नहीं? अब T3 पता लगाना है, प्लीज बताइए क्या सिस्टम चूज करना चाहिए? बेटा यहां जो दिमाग लगता है ना वो इमेजिनेशन वाला दिमाग है, ठीक है? कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है इस चैप्टर में, ज्यादा पूरे चैप्टर में ले दे के एक ही फॉर्मूला है, F इजिकल टू M। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, बट तब भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। बताइए बेटा T3 निकालने के लिए क्या सिस्टम बेस्ट रहेगा? तीनों को मिला के बेस्ट रहेगा नहीं रहेगा? या अकेला M3? अकेला M3 कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, सिस्टम तो किसी को भी ले सकता हूं मैं, बट अकेले M3 में एक T3 नजर आएगी, एक T2 नजर आएगी, और ग्रेविटी तो है ही, 3 फोर्सेस नजर आएंगी। लेकिन जब मैं M1 प्लस M2 प्लस M3 को सिस्टम चूज करूंगा तब मुझे मात्र T3 और ग्रेविटी नजर आएगी। तो कोई बता देगा मुझे T3 की वैल्यू कितनी है बेटा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। समझे? ये सवाल इतना आसान है कि ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम, ठीक है? ये सवाल नहीं पूछा जाने वाला एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे सवाल करके। ये तो जस्ट अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसलिए आसान सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ो आगे। जैसे ये भी एक स्टैटिक का सवाल है बेटा, देखेंगे स्टैटिक का क्वेश्चन है। बोल रहा है कंसिडर अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। 10 kg मास का एक ब्लॉक है, 10 kg मास का एक ब्लॉक है, इट इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड या टेबल, ठीक है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स। बहुत ही सिंपल सिस्टम है, प्लीज बताएंगे कितनी फोर्सेस लग रही हैं मेरे सिस्टम पे? कितनी फोर्सेस लग रही हैं मेरे सिस्टम पे? दो, मात्र दो। कैसे देखा मैंने? बाउंड्री इमेजिन की उसके अराउंड, ये बाउंड्री कितनी जगह कट हो रही है? चलो एक ही जगह कट हो रही है ग्राउंड पे, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करूं अगर, तो मुझे कितने एरोज नजर आनी चाहिए? तो बोलिए, एक एरो नीचे, कितने मैग्नीट्यूड का? 100 mg ना, M10 है, G को भी 10 लेना है, तो ग्रेविटी की फोर्स कितने हो गई बेटा? 100 न्यूटन। ग्रेविटी की फोर्स हो गई 100 न्यूटन। और कोई फोर्स भी है? नॉर्मल। किस तरफ को? ऊपर, नॉर्मल। ठीक हो गया? हाँ हाँ, अभी फ्रिक्शन भूल जाइए, अभी नहीं देखना है कुछ। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम।
फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द बॉक्स। टेबल बॉक्स पे कोई फोर्स लगा रहा है? लगा रहा है नहीं लगा रहा? कौन सी फोर्स? ग्रेविटी? नहीं, नॉर्मल। और स्टैटिक है नहीं है? स्टैटिक है। तो नॉर्मल को किसके बराबर होना चाहिए? ऊपर की फोर्स को नीचे की फोर्स के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉक्स ऑन द टेबल। बॉक्स के द्वारा टेबल पे किस तरफ को धक्का लग रहा है बेटा? नीचे ना। और ये फोर्स क्या mg है? नहीं, ये फोर्स नॉर्मल है। ये इस वाले नॉर्मल का थर्ड लॉ पे है, ये वाला नॉर्मल। मैग्नीट्यूड इसका भी कितना होगा? 100 न्यूटन ही होगा ना बेटा। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। डज फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द बॉक्स एंड वेट ऑफ द बॉक्स फॉर्म थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर? जवाब दीजिए। डज फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल on the box and weight of the box, are these two third law pair? No. क्या वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं? हाँ। क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं? हाँ। क्या वो थर्ड लॉ पेयर हैं? नहीं। तो आंसर है इसका नो। क्यों नहीं, हमने डिस्कस किया है बेटा। अगला इजी क्वेश्चन है, फिर से स्टैटिक का सवाल है बेटा, फिर से। तो इस बार एक बॉक्स और एक ब्लॉक को, उसका मास है 10 kg। एक ब्लॉक से एक मासलेस स्ट्रिंग, ये लैंग्वेज पढ़िए बेटा। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग। जैसे उसने स्ट्रिंग वर्ड दे दिया, इमीडिएटली मेरे दिमाग में आना चाहिए ये रस्सी, ये धागा क्या है? मासलेस। मासलेस दिया नहीं होगा तब भी हम मानेंगे क्या है? मासलेस। स्ट्रिंग वर्ड दे दिया तो ही मासलेस मान लेंगे। तो वे एज शुड फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है प्लीज। यहाँ तो और कोई चॉइस भी नहीं मेरे पास सिस्टम लेने की, एक ही चॉइस है, वो है याले ब्लॉक को सिस्टम चूज करना। बताइए बेटा कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस ब्लॉक पे? नंबर ऑफ फोर्सेस बोलिए बेटा इस ब्लॉक पे। तो नाम बोलिए उन फोर्सेस के। एक ग्रेविटी और दूसरी टेंशन। दोनों के नाम बोलिए। ग्रेविटी किस तरफ? डाउनवर्ड। एफबीडी ड्रॉ मत करिए, यहीं पर डायग्राम में ही बना लीजिए। फालतू में क्यों अलग से एफबीडी ड्रॉ करूं? सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो एफबीडी की मदद लूंगा मैं, वरना मेजॉरिटी बार डायग्राम से भी हो जाता है बेटा। डायग्राम में ही फोर्सेस दिखा के भी हो जाता है। हाँ, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड। कितने मैग्नीट्यूड की है बेटा ग्रेविटी? 100 न्यूटन, है ना। टेंशन किस तरफ? अपवर्ड। टेंशन किस तरफ? अपवर्ड, अवे फ्रॉम द बॉडी। और क्या ये स्टैटिक है? स्टैटिक है, रुका हुआ है ना इक्विलिब्रियम पे। तो टेंशन की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा बेटा? टेंशन की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा? 100। क्या इसका ये मतलब है टेंशन हमेशा ग्रेविटी के बराबर होगी? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। क्या पिछले सवाल में इसका ये मतलब था नॉर्मल हमेशा ग्रेविटी के बराबर होगा? नहीं, हम आगे देखेंगे कि नॉर्मल जरूरी नहीं हमेशा ग्रेविटी के बराबर हो मैग्नीट्यूड, या टेंशन जरूरी नहीं हमेशा ग्रेविटी के बराबर हो। अभी हो रही है क्योंकि स्पेशल सिचुएशन है, यहाँ स्टैटिक सिचुएशन है इसलिए हो पा रहा है। रुका हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है इसलिए हो पा रहा है, हमेशा नहीं होगा। बढ़ो आगे। चलिए इस सवाल को मैं कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में कराऊंगा। बट उससे पहले मैं एक थियरी, ये सारे सवाल स्टैटिक के हैं, ये भी स्टैटिक का है, ये भी स्टैटिक का है, ये भी स्टैटिक का है, ये भी स्टैटिक का है। बट एक थियरी लिखेंगे उससे पहले, ये थियरी को खत्म कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। सारी थियरी है डायनेमिक्स की, सॉल्विंग डायनेमिक्स प्रॉब्लम। सारे सवालों पे वापस आएंगे हम, बट पहले थियरी नोट डाउन कर लेते हैं। सॉल्विंग डायनेमिक्स प्रॉब्लम। भाई व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज डायनेमिक्स? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूविंग, चलता हुआ।
डायनेमिक प्रॉब्लम्स वो होंगी जिनमें चीजें मूव कर रही होंगी, मोशन में होंगी, उनमें एक्सेलरेशन होगा कुछ। तो डायनेमिक प्रॉब्लम्स का मतलब है एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टैटिक प्रॉब्लम में चीजें रुकी हुई थी तो उनका एक्सेलरेशन क्या था, जीरो। बट डायनेमिक में एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नॉन जीरो। ठीक है, तो मैं इसलिए अभी से करा दे रहा हूं इसको, क्योंकि ये जो स्टेप्स यहां लिखाने वाला हूं वो सारे स्टेप अभी जो स्टेप लिखे थे उनसे रिलेटेड है, बस एक अलग है। तो क्या था बेटा, पहला स्टेप क्या था याद दिलाइए। स्टैटिक में पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई अ सिस्टम ऑन विच एनएलएम विल बी अप्लाइड। अभी भी वही है, पहला स्टेप एज इट इज है, पहला स्टेप एज इट इज है, फिर से नहीं लिखा रहा, पहला स्टेप एज इट इज है, सेम एज स्टैटिक। पहला स्टेप इज सेम एज स्टैटिक प्रॉब्लम्स। क्या था, क्या था पहला स्टेप, आइडेंटिफाई अ प्रॉपर सिस्टम ऑन विच एनएलएम विल बी अप्लाइड। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द फोर्सेस acting on the system and draw its FBD if required. दूसरा सिस्टम भी as it is है, same as static, same as static. तीसरा सिस्टम याद दिलाई बेटा, तीसरा सिस्टम, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप, हाँ, आइडेंटिफाई अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ब्रेक द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीसरा स्टेप भी एज इट इज सेम है, तीसरा स्टेप भी सेम है। तो भाई अंतर क्या आने वाला है, फिर अंतर आने वाला है लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में अंतर आने वाला है बेटा। चौथा स्टेप अलग है, वहां पर चौथा स्टेप था फोर्सेस ऑन वन साइड विल बी इक्वेटेड विथ फोर्सेस ऑन अदर साइड। बट अब हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अब जीरो नहीं है एक्सेल। अब न्यूटन लॉ लिखने का जो तरीका है, आखिरी स्टेप में ही हम न्यूटन लॉ लिखने जा रहे हैं बेटा। तो अब जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि अगर ये मेरा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक एम मास का, फॉर एग्जांपल ये फोर्स उस पर F1 लग रही है राइट को, ये फोर्स F2 लग रही है लेफ्ट को, ये फोर्स F3 लग रही है राइट को, ये फोर्स F4 लग रही है नीचे, ये फोर्स F5 लग रही है ऊपर। ठीक है, मैंने आपको 5 फोर्सेस दिखाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन राइट साइड को है ax और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे को है ay। हो सकता है या मैं एज्यूम कर सकता हूं, अगर दिया नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा, अननोन होगा तो एज्यूम करूंगा, गिवन होगा तो गिवन ही होगा। ax राइट साइड को है, ay नीचे को है। तो न्यूटन लॉ लिखने का तरीका सीखिए बेटा इन डायनेमिक प्रॉब्लम्स। इस बार स्टैटिक नहीं है, इस बार प्रॉब्लम क्या है, डायनेमिक। तो तरीका ये है, ट्रीट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव, ट्रीट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। तो फोर्सेस along acceleration will be taken as positive and forces opposite to acceleration will be taken as negative. And all the forces on LHS, ये important है, all forces on LHS with sign, all forces on LHS with sign should be equal to
सिंगल टर्म मास into acceleration on RHS। RHS में एक ही टर्म दिखना चाहिए आपको। कौन सा टर्म दिखना चाहिए RHS में? मास इंटू एक्सेलरेशन। बट LHS में आपको एक से ज्यादा टर्म भी दिख सकते हैं, क्योंकि सारी फोर्सेस को मुझे कहां रखना है? LHS में विथ साइन। विथ साइन का मतलब किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना है मुझे? एक्सेलरेशन। जैसे AX राइट को है, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में NLM लिखूंगा, इसके लिए एक्स डायरेक्शन में NLM लिखूंगा, तो मैं राइट साइड को पॉजिटिव ट्रीट करूंगा। F1 F2 F1 F3 पॉजिटिव, F1 F3 पॉजिटिव एंड F2 नेगेटिव। तो न्यूटन लॉ आ जाएगा इसका, F1 प्लस F3 प्लस F2 क्या? नहीं, माइनस F2 शुड बी इक्वल टू M इंटू AX। वहीं y डायरेक्शन का न्यूटन्स लॉ याद है, गैलीलियोस प्रिंसिपल, x में अलग y में अलग लिख सकता हूं मैं। म्यूचुअली परमानेंट डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, याद है? तो x में अलग न्यूटन लॉ लिख सकता हूं, y में अलग लिख सकता हूं। y का न्यूटन्स लॉ, एक्सलेशन नीचे को दिया है ay, तो मैं डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, तो कौन सी फोर्स पॉजिटिव लिखो बेटा? F4, और F5 को नेगेटिव। माइनस F5 शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? M इंटू A, शुड बी इक्वल टू M इंटू A। तो क्या है डायनेमिक में NLM लिखने का तरीका? पहले 3 स्टेप तो सेम ही है बेटा, उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल आखिरी स्टेप में है। स्टैटिक में क्या था बेटा? स्टैटिक में क्या था? स्टैटिक में क्या था? बैलेंस फोर्स ऑन वन साइड विद द फोर्सेस ऑन अदर साइड। हम तब क्या करते थे, अगर ये AX 0 होता ना बेटा, तो मैं न्यूटन लॉ लिखता F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F3। अगर AX 0 होता तो AY भी 0 होता, तो मैं क्या लिखता न्यूटन लॉ? F4 इज इक्वल टू F5। एक तरफ की फोर्सेस को दूसरी तरफ की फोर्सेस से इक्वेट करता। बट अब अगर एक्सेलरेशन है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारी फोर्सेस को LHS में रखेंगे और RHS में सिंगल टर्म दिखना चाहिए, और LHS में रखेंगे विथ साइन। और सबसे इंपॉर्टेंट किस बात को, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? कंटिन्यू करेंगे।